नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोतीलाल आलमचंद्र और बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। एक्चुअली समय की कमी होती है और समय की कमी के कारण मैं आपको समय नहीं दे पाया। आज हम आपको एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए पतितो, ये यहाँ पर एक अस्थि संचय पात्र है और ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ पतितो, नीचे भी पतितो लिखा हुआ है और उसके मध्य भाग में यहां पर आप देख रहे हैं पतितो। यह एक शिलालेख हमें प्राप्त हुआ था। यह बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है और यह जो शिलालेख है अलेक्जेंडर कनिंघम सर को यह मोरेल खुर्द स्तूप से प्राप्त हुआ था। मोरेल खुर्द स्तूप के बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। इस किताब में एक्चुअली बहुत विस्तृत तरीके से दिया गया है। ये मोरेल खुर्द जो स्तूप है, यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं इसका। ये पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं, बेहतरीन स्तूप है, पुराना फोटो है इसमें मेरा। ये आप देखिए, एक्चुअली ये जो स्तूप श्रृंखला है, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में स्तूप बने हुए हैं। सांची से लगभग 15 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में, सांची भी रायसेन जिले में आती है। यहाँ पर स्तूपों का जब ये गर्भगृह के पर शोध हुआ, गर्भगृह पर यहाँ पर खोजा गया कि अंदर क्या रखा हुआ है, तो स्तूप क्रमांक 7A से अस्थि कलश निकले, 2 अस्थि कलश निकले। एक निकला पतितो का और दूसरा अस्थि कलश था उपहितकश का। अभी हम पतितो के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए पतितो पर फोकस करेंगे। इस पतितो का जो अस्थि कलश है, ये हुबहू अस्थि कलश कनिंघम को मोरेल खुर्द से प्राप्त हुआ और इस अस्थि कलश के ऊपर एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। एक मात्र एक शब्द का शिलालेख था। इस पर जो पतितो लिखा हुआ था, इसका जो ट्रांसलेशन जब कनिंघम ने किया तो संस्कृत भाषा के पतित शब्द से इसको उन्होंने जोड़ा और पतित से पतित्य इसका ट्रांसलेशन किया, अनुवाद किया और अंग्रेजी में लिख रहा डिग्रेडेड उन्होंने अनुवाद किया। एक्चुअली ये जो स्तूप क्रमांक 7A था, इसमें एक ही स्तूप में 2 शिलालेख प्राप्त हुए, 2 पृथक पृथक अस्थि पात्रों में 2 शिलालेख प्राप्त हुए। तो इसके ऊपर उन्होंने एक नरेशन दिया लंबा सा, एक्चुअली कि इसका डिग्रेडेड क्यों है भिक्खु। उन्होंने कहा कि ये जो भिक्खु है, इनके ऊपर सील भंग करने का आरोप था और संघ के विचारण क्षेत्र में चल रहा था। उसी समय इनकी मृत्यु हो जाती है और ये प्रकरण डिसाइड नहीं हो पाता और बाद में स्तूप बनाया गया। तो पहला क्वेश्चन क्रिएट होता है, क्या ऐसे भिक्खु जिन पर सील भंग करने का आरोप है, ऐसे भिक्खु के अस्थि संचय पर स्तूप खड़ा किया जाता था? बहुत शोध के बाद यह समझ आया, मुझे ज्ञात हुआ कि ऐसा उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। फिर ये बहुत बड़ा नरेशन दिया, इसका ट्रांसलेशन किया, ट्रांसक्रिप्ट किया और ये लगभग आज से 171 साल पहले जो महान भिक्खु थे पतितो, इनको डिग्रेडेड घोषित कर दिया किताबों में। और तब से 171 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये ऐसे भिक्खु थे, पर सील तोड़ने का आरोप था। बहुत शोध के बाद जब मैंने इसे बारीकी से अध्ययन किया, एक्चुअली शिलालेख पतित नहीं लिखा, ता पर बड़ी ई की मात्रा है, पतितो है, पतितो 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 का जो अर्थ है, पतित संस्कृत भाषा से कनिंघम ने ग्रहण किया और उसका ट्रांसलेशन डिग्रेडेड कर दिया।
एक्चुअली जितने भी धम्मलिपि के शिलालेख मिलते हैं वो सारे के सारे शिलालेख प्राकृतिक भाषा के हैं या पाली के हैं या हाइब्रिड संस्कृत के हैं। जो हाइब्रिड संस्कृत के शब्द है, हाइब्रिड प्राकृतिक के, सॉरी, जो हाइब्रिड प्राकृतिक शब्दों को ही इतिहासकार कभी कभी संस्कृत शब्द समझ लेते हैं। प्राकृतिक, प्राकृत से अपग्रेडेशन हुआ हाइब्रिड प्राकृत, और पाली और संस्कृत बाद की भाषा है। इस तरह से जो शब्द चयन किया उन्होंने, शब्दकोश चुना, यहां पर कनिंघम ने त्रुटि की और इसका पतित्व करके इनका अनुवाद किया और एक गलत अनुवाद किया। जब इस शब्द को आप पाली में आएंगे, एक्चुअली पाली के जो शब्द है, जो नामकरण है, जैसे मेरा नाम मोतीलाल, तो मोतीलालो होगा। आपका नाम अशोक, अशोको, अंकितो, या महिला का है तो मुदिता, हेमलता, इस तरह से नामकरण होगा। यहां पर आप पतितो, पतितो अर्थात पाली शब्द है, क्लियर दिख रहा है। ओ हट जाएगा, वो उकार हट जाएगा यहाँ पे। पतित, पतित हिंदी में कह सकते हैं उसको, पतित नहीं, पतित। और जो पतितो शब्द है, पतित का जो अर्थ है मुदित, मुदित, प्रसन्न चित्त होना। अर्थात जो भिक्षु थे मोरेल खुर्द में जिनका शिलालेख प्राप्त हुआ है, उनके नाम का अर्थ है मुदितो, मुदित, प्रसन्नचित्त, पतितो। लेकिन गलत शब्द को चयन करने के कारण अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस शिलालेख का अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसलिए किसी भी भाषा का, किसी भी शिलालेख का जब अनुवाद हो तो यह आवश्यक है कि उस भाषा के शब्दकोश को ही मुख्य आधार बनाया जाए। यदि उस भाषा के शब्दकोश पे अर्थ हमें नहीं मिल पा रहा है तो हम दूसरी भाषा शब्दकोश के अर्थ को देख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसी भाषा कोश के शब्दकोश को आप लेंगे तो आप मुख्य जो अर्थ है, मुख्य उसकी मंशा है, वहां तक पहुंचेंगे। तो यहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम साहब से एक बहुत बड़ी त्रुटि हुई और एक बहुत गलत ट्रांसलेशन उनकी कलम से निकला, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको एक पुस्तक दिखाई दे रही है। इस पुस्तक में हमने इसमें एक विस्तृत शोध दिया है और इस पुस्तक के माध्यम से आप सही ट्रांसलेशन पढ़ पाएंगे। यहां पर इसमें शैल चित्र भी दिए हैं। एक कलरफुल किताब है पूरी और बहुत सुंदर शैल चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक्चुअली ये चित्र है, शैल चित्र मेरे से निकल गया। ये बहुत सुंदर कास्केड देखिए, ये जो कास्केड जिस पर पतितो लिखा हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पर प्रदर्शित करता हूँ। इस सुंदर कास्केड प्राप्त हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम को और इस पर एक अंकरण है, अलंकरण है यहाँ पर, और नीचे लिखा हुआ है पतितो। ये आपको ट्रांसलेशन दिखेगा नीचे। तो इस तरह से इस ट्रांसलेशन को हमने किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज एक्चुअली, जो पुस्तक मेरे हाथ में दिख रही है, ये 7 वर्ष का मेरा शोध है और 7 वर्षों में मैंने 744 पेजों में इस पुस्तक को कंप्लीट किया है। ये कलरफुल मल्टी कलर में है। इस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए और ये हमारा ऐतिहासिक दस्तावेज है। इस दस्तावेज के माध्यम से आप अपनी पुरानी विरासत को जान पाएंगे। इस पुस्तक को जो मेरे समर्पण है आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस समर्पण जो है हमारे पुरखों को किया है। भारतीय आधुनिक लिपियों की मातृलिपि धम्मलिपि के जनक देवानंद प्रियदर्शी अशोक, सांची की वेदिका पर दर्ज राजलिपिकार सुवाहित जो गोती के पुत्र थे, लेखक मूलगिरी, त्रिपटक भाड़क सेलक, अनुराधा के साथ ब्रह्मगिरी के लघु शिलालेख में दर्ज
मौर्य साम्राज्य के महान राजलिपिकार चपड़ को समर्पित की गई है। और जो मैं यहाँ पे नाम यहाँ पर लिए, मूलगिरी, सुवाहित, सेलक, अनुराधा या चपड़, ये सब धम्मलिपि के शिलालेख से हमने ग्रहण की है। ये पूरी ऐतिहासिक और तथ्यात्मक और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर एक कृति है। ये जो भविष्य का जो इतिहास है, वो इतिहास को पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ये पुस्तक आपके समक्ष लाएगी। आपके घर की लाइब्रेरी की शोभा तो बढ़ाएगी ही, आपका बौद्धिक स्तर की शोभा भी बढ़ेगी, आपकी परिवार की शोभा बढ़ेगी। इसको पुस्तक को, इस लिपि को सीखना बहुत अनिवार्य है। इस पुस्तक के माध्यम से आप इस तरह के शिलालेख पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो त्रुटियां अनुवाद में पहले हुई है, पूर्व के विद्वानों से हुई है, उन अनुवादों को दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त अनुवादों को पढ़ेंगे, और आप इसी तरह से मोटिवेट करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगले वीडियो में फिर हम जो दूसरे भिक्षु है यहाँ के मुरेल खुर्द के ओफितकस, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये 744 पृष्ठ की मोटी पुस्तक है और इसमें बहुत कुछ है, और इस तरह से हम एक एक टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते रहेंगे। साधुवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।